2023 की जंग के लिए जोरों पर तैयारी। जयपुर से दिल्ली तक सियासी मंथन। जयपुर में सीएम की अगुवाई में चिंतन शिविर। मंत्रियों की रिपोर्ट पर तय होगी आगे की रणनीति। हमारी सरकार वो सरकार है जो गांव की, गरीब की, खेत की, खलियान की, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी की आवाज को सुनती और समझती है। किसानों को एकजुट करने निकले सचिन पायलट। आज किसान परेशान है। आज खाद, बिजली, पानी सारी कीमतें बढ़ गई, महंगाई आसमान छू रही है। आपने किसान की मदद करने की जगह उस पर प्रहार किया। सचिन की 5 जिलों में किसान यात्रा का संदेश। 15 चक्कर काटने के बाद 50,000 का अगर कर्जा किसान को मिलता है तो बीच में उसको 10,000 रुपए की कमीशन देनी पड़ती है। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इस देश का किसान जो पूरी भारतवर्ष की जनता का 130 करोड़ लोगों का पेट पालता है, उसको आज भी दर दर भटकना पड़ता है। पीएम की अगुवाई में बीजेपी की चुनावी रणनीति। राजस्थान समेत 9 राज्यों के चुनाव पर चर्चा। किसकी तैयारी किस पर भारी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्राइम डिबेट में आज बात होगी 2023 की जंग के लिए हो रही चुनावी मंथन की। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के 4 साल के कामकाज का फीडबैक लेकर के रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो वहीं सचिन पायलट नागौर के परबतसर में अपनी किसान सभा का पहले ही ऐलान करके आज पहली किसान सभा कर चुके हैं और 5 दिन तक इस यात्रा पर निकल चुके हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर सभाएं करेंगे। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री के दमदार रोड शो के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की आज बैठक शुरू हुई, जिसमें राजस्थान समेत 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के विराट मंथन हुआ। अब सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार कौन किसकी रणनीति कितनी किस पर भारी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, 2023 की जंग के लिए आखिर किसकी रणनीति भारी है? यह महत्वपूर्ण सवाल इसलिए क्योंकि अब तमाम पार्टियां चुनावी मोड में, खासतौर पर बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार है। सवाल नंबर 2, तो सवाल नंबर 2 ये कि जमीनी फीडबैक पर कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर होगी, क्योंकि लगातार फीडबैक का सिलसिला भी है और अब संगठन के मजबूती को लेकर काम भी है। सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 ये कि चुनाव में एकजुटता दिखाने वाली पार्टी को क्या वाकई फायदा होगा? एकजुटता क्या पार्टियों के लिए चुनौती अभी भी बनी हुई है? आज इन्हीं सवालों जवाबों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे और आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। राखी राठौड़ भारतीय जनता पार्टी की नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील शर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर, और हरीश मलिक हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज शुरुआत हरीश जी आपके साथ की, आखिरकार आप देख पा रहे हैं दोनों ही दलों में, खासतौर पर बीजेपी कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस में राहुल गांधी की यात्रा, उसके बाद लगातार मंथन का दौर भी, संगठन के तौर पर जो सवाल उठे थे संगठन की मजबूती को लेकर के भी अब काम हो रहा है और एक सरकार में भी मंथन हो रहा है, तमाम चीजें। बीजेपी भी लगातार इसी में जुटी हुई है। आपको क्या लगता है 2023 के हिसाब से जो रणनीतियां पार्टी इस वक्त जिन पर काम कर रही हैं, उन लिहाज से बीजेपी कांग्रेस में कौन कितना किस पर भारी नजर आ रहा है? देखिए हेमंत जी, जहां तक रणनीति की बात करें तो अभी कांग्रेस की जो रणनीति है वो चुनाव की रणनीति से ज्यादा कांग्रेस की अपनी अंदरूनी जो राजनीति है उसको निपटाने की ज्यादा है। जिस तरह से अभी आपने बताया, अभी इलेक्शन में भी बताया कि किस तरह से सचिन पायलट को अलग से उसकी किसानों की सभाओं करने के लिए भेजा गया है और इधर पायलट साहब अलग अपनी जो है चिंतन शिविर कर रहे हैं, और दूसरी ओर बीजेपी एकजुट होकर लगातार जो है इस तरह की रणनीतियां बना रही है, जिनके साथ यदि सारे नेता एक साथ जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को एक तरह से अपने जो 4 साल के जो पूरा का पूरा पीरियड रहा है और जिसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई से ज्यादा जूझना पड़ा है, खासकर गहलोत साहब यदि कुछ काम करना चाहते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है
सचिन पायलट से लगातार टक्कर मिलती रही। जब जब उन्होंने इस तरह की कोई प्लानिंग की, जिस तरह से उन्होंने कोई प्लानिंग की योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहले उन्हें अंदरूनी लड़ाई से सामना करना पड़ा। और जहां तक अभी आज जैसे चिंतन शिविर की बात है, तो चिंतन शिविर में भी इसी बात का है कि यदि 4 साल में आपने कितनी योजनाएं धरातल पर वास्तव में उतारी हैं और कितना आपने वादे पूरे किए हैं। तो जहां तक इसकी यदि बात करें तो अभी यदि कुछ समय पहले ही ये आपने जो है एक नकल माफिया का उसका बंगला भी तोड़ा है, उसकी कोचिंग सेंटर भी तोड़ा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये करीब 9वीं ऐसी परीक्षा है जिसमें पेपर लीक हुआ है। इससे पहले इस तरह की कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया और लगातार पेपर जो है लीक होते रहे और राजस्थान के युवाओं के सपने जो लगातार चूर चूर होते गए, वो बाकायदा तैयारी करते हैं, तैयारी करके जुटते हैं और उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। सरकार सिस्टम में फेल हो जाती है और बेरोजगार बेचारे जो हैं वो अपनी नौकरी पाने के लिए फेल हो जाते हैं। और अभी आप यदि पिछले ही दिसंबर में जिस तरह के राजस्थान के जो बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं तो 28.5% बेरोजगारी दर राजस्थान की बढ़ी है और जो कि देश भर में दूसरे नंबर पर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो जिन चीजों को राजस्थान सरकार को कम करना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं वो विफल रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो राजस्थान में अपराधों को लेकर है। यदि अपराधों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में रेप जो है वो सब पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है। एक तरह से राजस्थान को यदि रेपिस्तान की बात करें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। तो लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन मलिक साहब, ये तो कांग्रेस की बात, कांग्रेस के खेमे की बात। संगठन के तौर पर, सरकार के तौर पर बीजेपी को कहां देख रहे हैं 2023 के लिहाज से? बीजेपी की जहां तक बात करते हो तो बीजेपी अभी ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी कोई बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन फिर भी बीजेपी में अभी इंटरनल पॉलिटिक्स वाली जो बातें हैं जो कांग्रेस में दिख रही हैं वो नहीं दिख रही हैं। लेकिन बीजेपी के पास जो सबसे बड़ी स्ट्रांग चीज है वो है बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा पीएम के रूप में। आपने अभी भी पिछले इलेक्शन में देखा होगा, गुजरात के इलेक्शन में, कि किस तरह से जो है मतलब जिसको कहते हैं ना सुपर बम्पर जीत जो है सिर्फ एक मोदी के फेस पर मिली है। और जहां तक अभी यदि हम बीजेपी के अंदरूनी रणनीति की बात करें तो बीजेपी इसमें ऐसा कोई संभावना नहीं लग रही है कि बीजेपी किसी सीएम फेस को लेके इलेक्शन लड़ने जा रही है। अभी तक की बातों चर्चाओं में यही आ रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के फेस के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के तौर पर 2023 के लिए दिखाई दे रही है? मैं आता हूं आपके पास, एक कमेंट सबके हो जाएं। राखी राठौड़ जी, आप क्या कैसे देख पा रही हैं अपनी पार्टी को 2023 के लिहाज से? कितनी मजबूत रणनीति है आपकी? क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगी, कैसे पड़ेगी? निश्चित तौर पे पड़ेगी हेमंत जी। और मुझे लगता है ये दोनों मीटिंग्स जो एक दिल्ली में हुई और एक जयपुर में हुई, इनका कंपैरिजन ही गलत है। हमारी जो मीटिंग है वो हमेशा हर क्वार्टर पे, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो चाहे प्रदेश कार्यकारिणी हो, एक रेगुलर बेसिस पे हमारी मीटिंग होती है और हम अगले ही दिन काम करने वाले लोग हैं। हेमंत जी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी अगले ही दिन गुजरात में पहुंच गए थे। तो हम लोग हमेशा से काम करने वाले लोगों में से है। हम लोग पॉलिटिक्स को इस तरह से ही नहीं है कि पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, हम लोग फुल टाइम काम करते हुए पॉलिटिक्स में पूरा काम अपना जो राजनीति जिस जनसेवा में हमने अपने आप को झोंक रखा है उसमें काम करने का काम करते हैं। जबकि जो जयपुर के अंदर चिंतन शिविर हुआ, आपने देखा कि पिछले कई दिनों से ये पेंडिंग था, कई दिनों से इसकी डेट्स पोस्टपोन्ड हुई, डेट्स डिक्लेयर हुई, लेकिन ये हो नहीं पाया और अल्टीमेटली आज इन्होंने डेट डिक्लेयर की। तो इस तरह से डिलेज जो है वो हमारे यहां पे नहीं होते। रेगुलर बेसिस पे हम लोग आगे जो 9 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी किस बेसिस पर? हमारे संगठन के बेसिस पर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं जनता के लिए, जो बड़े बड़े काम किए, उन सभी कामों के बेसिस पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और नाकामी की जहां तक बात करूं राजस्थान सरकार की, हरीश जी ने बता दिया कि बेरोजगारों के साथ में, पेपर लीक के साथ में, चाहे महिलाओं पे अत्याचार पर हम बात करें, भ्रष्टाचार की हम बात करें, हर जगह जो है वो राजस्थान सरकार फेल रही है। इनकी विफलता, हमारे संगठन की मजबूती और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम है उनके बूते पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पे एक आम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के बाद में 56-21 पे और अब इनके ही मंत्री ये कहते हैं कि फॉर्च्यूनर पे बैठ करके कांग्रेस के विधायक जाएंगे, ऐसा ही आगे 2023 के अंदर होगा। ठीक है राखी जी, मैं आता हूं सुनील शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की इस बार की तैयारी को और तमाम दावों को, आपके नेताओं के बयानों को और पार्टी जो काम करे 2023 तमाम चीजों को? क्या बीजेपी पर भारी पड़ेंगे, कैसे पड़ेंगे?
हेमंत भाई, बात नहीं की जानी चाहिए। बातों के पीछे एक आधार होना चाहिए, और वो आधार आपने राजस्थान के अंदर लगातार हर बाई इलेक्शन को देखा है कि कांग्रेस ने एक के बाद एक भाजपा को लगातार शिकस्त दी है। हर डिवीजन के अंदर शिकस्त दी है, हर जिले के अंदर शिकस्त दी है। और ये जो शिकस्त है ये बहुत ही बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि राजस्थान के अंदर भाजपा जिस ढंग से फेल हुई है वो अपने आप में अब एक रिकॉर्ड है। चाहे चूरू जिला हो, चाहे वो कोई सा भी जिला हो, भाजपा हर जिले के अंदर कांग्रेस के सामने चुनाव हारी है। लेकिन आप भी जानते सुनील जी कि मुख्य चुनाव और उपचुनाव में तो फर्क होता है। नहीं, देखिए बात सुनिए, मैंडेट इज मैंडेट। वहां भी जनता ने चुनाव दिया, राजस्थान की जनता ने चुनाव वोट दिया है, और राजस्थान की जनता ने इस बात को बता दिया है कि राजस्थान की जनता का जो मूड है, उसका जो मिजाज है वो बिल्कुल अलग है, और वो कांग्रेस को बिल्कुल अलग ढंग से देख रही है। कांग्रेस को केवल वर्तमान ही नहीं, कांग्रेस को भविष्य के रूप में देख रही है। फेल होती हुई जनाक्रोश रैली भाजपा की जिस ढंग से फेल हुई है वो उसको पूरे राजस्थान ने देखा है, क्योंकि न उसमें जन था न उसमें आक्रोश था। वही दूसरी ओर राहुल गांधी जी की जो रैली है उसके अंदर लोगों ने जिस ढंग से पलक पावड़े बिछा दिए, वो अपने आप में इसका इंडिकेशन है कि कांग्रेस केवल वर्तमान ही नहीं, कांग्रेस राजस्थान का भविष्य भी है। रही बात यह कि जो चिंतन शिविर हो रहा है, अच्छी तरह मैं आपको बता देता हूं, ये एक इनोवेटिव चीज है। पहली बार एक ऐसा है कि अगर वेलफेयर गवर्नमेंट अगर हम चला रहे हैं, हमने मैनिफेस्टो दिया है, तो उस मैनिफेस्टो को रिव्यू किया जा रहा है। पर केवल रिव्यू ही नहीं किया जा रहा है, अगर आप एक एक विभाग वाइज अगर आंकड़ा देखेंगे तो 140 घोषणाएं चिकित्सा के अंदर की गई, और उन 140 घोषणाओं में से 105 घोषणाओं को अचीव कर लिया गया। अगर आप शिक्षा के अंदर देखेंगे तो 88 घोषणाएं की गई, और 88 घोषणाओं के अंदर 70 घोषणाओं को अचीव कर लिया गया। अगर राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो सोशल सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से एक अलग ही ढंग की सरकार है। ऐसी सरकार भूतों ने भविष्य थी। राजस्थान की जनता ने चिरंजीवी जो योजनाओं जैसी योजनाओं को देखा है, उसका लाभ प्राप्त किया, और लाभ प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक संकल्प लिया है कि कांग्रेस वापस लौटेगी, और वो लौटने का प्रमाण आपने उपचुनाव में देखा, राजस्थान की जनता ने देखा। लेकिन अभी राजस्थान की 7 करोड़ जनता अभी ने मलिक देखा। साहब कह रहे थे कि एक चुनौती है बड़ी, वो चुनौती है कि अंदरूनी कलह से कैसे निपटा जाए। ये बीजेपी के सामने भी हो सकती है, लेकिन आपके सामने ज्यादा बड़ी बताते हैं कि उससे आप कैसे निपटेंगे। दूसरा एक ये कि संगठन को लेकर बात हो रही थी अभी तक। अब देखिए, अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अब आप संगठन पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या यह भी एक महत्वपूर्ण इश्यू नहीं होगा? नहीं, अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई, अगर आप जिसको सो कॉल्ड आप लड़ाई कहते हैं, पहली बात तो लड़ाई नहीं है। दोनों नेता अशोक गहलोत जी भी और सचिन पायलट जी भी लगातार एक बात कहते रहे हैं कि आज की तारीख के अंदर जो बेसिक जो इशू है वो ये कि वापस चुनाव में जीत के कैसे आया जाए। जबकि आप भाजपा के अंदर आप देखेंगे तो वसुंधरा जी एक नेता है, ओम बिरला राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर एक सम्मेलन करके वो भी अपने आप पर प्रोजेक्ट करें, गजेंद्र सिंह जिस ढंग से प्रोजेक्ट करें, सतीश पूनिया की जिस ढंग से आक्रोश रैली के अंदर जो हाल हुआ है वो सारे राजस्थान की जनता ने देखा है। जिस ढंग की लड़ाई भाजपा के अंदर है, वैसी लड़ाई तो वास्तव में आप मतलब मेरी राय में राजस्थान के अंदर लोकतांत्रिक 75 साल के इतिहास में किसी भी पार्टी के अंदर ऐसी इनफाइटिंग हुई है। अभी तो यह तय होना बाकी है कि इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या जो भविष्य के मुख्यमंत्रियों के जो लोग हैं उनको टिकट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली कहती है कि इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, जबकि लोग यहां पर न केवल बहुत बड़े बड़े मंसूबे सजा के बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े सपने सजा के बैठे हैं। तो बीजेपी के अंदर जिस ढंग से लड़ाई है वो तो आपको आने वाले दिनों में देखेगा, राजस्थान की जनता देखेगी कि 16 मुख्यमंत्री जिस एक दल के अंदर हो वो भाजपा है। जी, लेकिन सुनील शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि जनाक्रोश यात्रा फेल हो गई है और बीजेपी कह रही है कि उन्हें लाखों शिकायतें जनता की मिली है, वो करोड़ों लोगों तक पहुंचे हैं। देखिए, आप अच्छी तरह समझ लीजिए हेमंत भाई, जिस सभा के अंदर न जन है न आक्रोश है, यहां तक कि जिस ढंग के ओछे हथकंडे अपनाए गए जनता को बुलाने के लिए, आप डांस करवा रहे हैं। राजस्थान की कल्चर नहीं है, ये राजस्थान की सभ्यता नहीं है, राजस्थान की संस्कृति नहीं है। पूरे राजस्थान में देखा। राखी राठौर जी, जवाब दीजिए इस बात का। कांग्रेस ऐसी जन आक्रोश यात्रा ना जन दिखा ना आक्रोश दिखा, वो फेल हो गई। अंदरूनी कलह की तो बात ही क्या कीजिए, वो अभी और आने वाले दिनों में आएगी। हेमंत जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, हर एक समय दूंगा जितना इनकी बातों पे रहूंगे।
बिल्कुल, थैंक यू। अब इन्होंने कहा कि किसी पार्टी में इनफाइट 75 सालों में नहीं देखी, तो हाँ, हमने उस पार्टी के अंदर ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी जिसका खुद का प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही पार्टी की सरकार को गिराने का प्रयास करे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भूते ना भविष्यते, ऐसी सरकार कहीं आ नहीं सकती, क्योंकि ऐसी सरकार जिसने की लगातार जनता के काम नहीं करने का काम किया। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे हमने स्टेटमेंट्स दिए, बहुत सारे हमने घोषणाएं की जिनकी की पूर्ति की। मैं घोषणा पत्र के 44 पेज तो नहीं लाई हूं, पर एक पेज लेकर आई हूं जो किसानों को समर्पित था। और इस पेज को इसलिए इंपॉर्टेंटली लेकर आई हूं क्योंकि बजट घोषणा जो इन्होंने की थी पिछली बार वाली, वो किसानों को समर्पित थी। इसमें सबसे पहला लिखा है 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करना, ऋण माफ करना, जो नहीं हुआ। इसमें लिखा है कि वृद्ध किसानों को पेंशन मिलेगी, जो नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि जैविक कृषि व जैविक विधि को प्रोत्साहित करेंगे, जो कि इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि बिजली समय पे मिलेगी, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। 6 घंटे जो मिनिमम मिलनी चाहिए वो ना मिलकर के 4 घंटे मिलती है, वो भी बीच बीच में ट्रिप होकर के मिल पाती है, रात के वक्त मिल पाती है, ठंडे में। इन्होंने बाय इलेक्शंस की बात करी। मैं इनको बताना चाहूंगी, ऐसी भी कभी सरकार नहीं हुई जो कि रूलिंग हो और 33 जिला प्रमुखों में से 21 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हो। जब आप बाय इलेक्शंस की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी सुनील जी आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने 33 जिला प्रमुख नहीं ला पाई। उसमें से सबसे ज्यादा अगर जिला प्रमुख है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब कहिए ना, मैंडेट तो मैंडेट है। तो इसीलिए देखिए, इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। हेमंत जी, अगर आप इनके पूरे स्टेटमेंट को सुनेंगे, कांग्रेस के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। लगातार बीजेपी की बात करी, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर आकर के आप झगड़े हैं, जिस तरह से सचिन पायलट जी ने आज परबतसर के अंदर एक सभा में यह बता दिया कि किसानों को किस तरह की गति हुई यहां पर, उनको ना समय पर बिजली मिली, ना उनको पानी मिल पाया, ना उनके खाद मिल पाई। मुझे लगता है सबके सामने, जनता के सामने कि किस तरह से आके आप सड़कों पे लगते हैं। आप जवाब दीजिए ना, आप घोषणा पत्र का एक एक बिंदु डिस्कस कीजिए। मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे हवा में नहीं कहेंगे कि 104 हमने की, उसके बाद इतनी पूर्ति कर दी, ऐसे नहीं। धरातल पे बात कीजिए। मैं भी धरातल पे बात करना चाहती हूं। एक एक बिंदु, पहला पॉइंट है। आपकी बात पूरी होगी तो मैं जवाब ले लेता हूं, रिपीट मत कीजिए, है ना? जी, मैं जवाब लेता हूं। सुनील शर्मा, वृद्ध किसानों को फसल, इनको वृद्ध किसानों को दे दी क्या पेंशन? इन्होंने पहला बिंदु है इनका। सुनील जी एक मिनट, सुनील जी रुकिए तो जरा, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी में ले लो मलिक साहब के से, क्योंकि आज हमने सवाल पूछा था लोगों से, जनता से, कि 2023 के चुनाव में एकजुट रहने वाली पार्टी को क्या फायदा होगा आगामी विधानसभा चुनाव में। तो यहां पर एक बड़ा तबका है, बड़े संख्या है लोगों की जिन्होंने कहा कि यहां फायदा होगा। 84% लोगों ने माना कि फायदा होगा, 16% ने कहा कि नहीं, इससे अंदरूनी कलह से और एकजुटता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हरीश मलिक साहब कैसे देख पा रहे हैं इसको, कि वाकई एक चुनौती होगी 2023 में एकजुटता दोनों पार्टियों के लिहाज से? बिल्कुल, आपका जो मैंडेट आया है वो बिल्कुल सही आया है कि यदि एकजुटता होगी, जिस भी पार्टी में एकजुटता होगी, निश्चित रूप से उसको जीतना है। वो कहते हैं कि बंद मुट्ठी तो राख की। यदि आपको जो 5 उंगलियां जो एक साथ होंगी तो निश्चित रूप से वो जो है उसका असर दिखेगा। और जहां तक अभी मैं ये घोषणाओं की बात कर रहा था, जो चिंतन शिविर की बात है, तो मैं सिर्फ इसमें एक ही घोषणा कहना चाहता हूं, जो अभी राखी जी ने कहा भी है, कि राहुल गांधी जी ने खुद 10 तक गिनती गिनने के बाद ये कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा। लाखों किसान आज भी कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे सरकार के साथ चूक हो रही है। और जहां तक सरकार की बातें, यदि अपनी सरकार की कुछ कानून बनाने की बातें, तो अभी जनता के लिए राइट टू अभी है। आज हेल्थ का भी जो है चिंतन शिविर हुआ, उसमें भी चिंतन मंथन हुआ हेल्थ के ऊपर। तो राइट टू हेल्थ अभी जो है पिछली इसमें विधानसभा के सेशन में आया, लेकिन सरकार उसको पास नहीं करवा पाई, और सिर्फ जो है निजी अस्पतालों के दबाव के चलते। तो कहीं ना कहीं जनता के हित के यदि आप निर्णय नहीं लेंगे तो वो अगले साल, चिकित्सा मंत्री ने आज ही बोला मलिक साहब कि राइट टू हेल्थ इसी बजट सत्र में पारित करवाएंगे। और मैं आता हूं आपके पास, सुनील शर्मा जी, बहुत सारे सवाल आप पर खड़े हुए हैं। राखी जी ने पहले सवाल पूछा कि आप घोषणाओं की बात करते हैं, बहुत सारी घोषणाएं जो अधूरी है। और दूसरी बात, उन्होंने ये आरोप लगाए कि आपके भीतर सचिन पायलट अलग से किसान सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और वो बाहर जाकर के वहां से आपके ही नेता कहते हैं कि पेपर लीक के दलालों को बजाय सरगना को पकड़ें। ये नसीहत है या अंदरूनी आप इसे एकजुटता का उदाहरण देंगे? क्या है सरकार के लिए, पार्टी के लिए?
हेमंत भाई, बात एक है कि आप हमारे यहाँ छोटी लड़ाइयों की बात कर रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। आपको समझ में आनी चाहिए कि भाजपा तो एक ऐसा दल है जिसके आज चंद्रमौली शर्मा, पीताम्बर दास, बलराज मधोक, ये सब लोग पार्टियां छोड़ के कांग्रेस में आ गए। आप क्या बात कर रही है? राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन आया? सब लोगों ने देखा है, आपके पार्टी का राजस्थान का डिस्कशन हो रहा है, राजस्थान का डिस्कशन है, राजस्थान का बताइए। आप बोल रही थी राजस्थान का बताइए। अब मैं बता रहा हूँ, आप बोल रही थी मैं चुप बैठा था। राजस्थान का बताइए। ये देखिए, सुनेंगे ना राजस्थान का, सुनेंगे बहस के सामान्य शिष्टाचार को मेंटेन हाँ, बोलिए ना, आप बोलिए। चुप बैठा था। बोलिए। देखिए, बात एक है कि जिस दल के अंदर 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर ली, पीताम्बर दास, चंद्रमौली, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात आइए ना। अरे किसानों की बात करते हैं ना, पहले किसानों की बात करते हैं। इस पूरे देश ने देखा है, किस ढंग से आपने किसान कानूनों को लाकर इस देश के किसानों के की बात कीजिए। की बात किया था, लेकिन 4 घंटे की तैयारी बीजेपी को थूके चाटना पड़ा। वो भी 4 घंटे भी रात में दे रहे हैं सर्दी में। बीजेपी को थूके चाटना पड़ा, बीजेपी को थूक के चाटना पड़ा। आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। जब मैं बोलना शुरू करूंगी राहुल गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में, तब आपको तकलीफ होगी। हेमंत जी, ये कोई तरीका नहीं होता है। राजस्थान की बात करना चाहे तो करें, बाकी तो भाषण सुनने नहीं आए किसी के। राजस्थान की बताइए, सरकार नहीं है राजस्थान में, राजस्थान और केंद्र इनके पूरे स्टेटमेंट में इन्होंने 2 मिनट में राजस्थान सरकार के बारे में बात नहीं करी है। 2 मिनट में राजस्थान सरकार की, क्योंकि कहने लायक कुछ है ही नहीं। राजस्थान के अंदर कुछ कहने लायक है ही नहीं आपके पास। जब आपकी सरकार के सामने अरे राजस्थान सरकार, कांग्रेस किसानों के साथ क्या किया? देखिए, आपने किसानों के साथ क्या किया? राजस्थान की बात करें ना, 2023 में तो आपको राजस्थान में रहनी पड़ेगी। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में जाएंगे? ये जो जमीनी फीडबैक है, क्या कांग्रेस की रणनीति कारगर साबित होगी? उसके बारे में बताइए ना कि आपकी पार्टी कहां और कैसे मजबूत है, आपके मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगार लगातार देखिए आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में बेरोजगारों के सबसे ज्यादा आंदोलन हुए। हेमंत भाई, पहले तो आप ये बताइए, जब आप ही के एंकर ये बात कह रहे हैं कि इनका जो फेस है नरेंद्र मोदी होगा, आपने कहा है नरेंद्र मोदी होगा, कांग्रेस की बात पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे एंकर क्या कह रहे हैं वो सवाल नहीं है सर, नहीं है। वो अपने मनमर्जी से नहीं कह रहे हैं। जो आप लोग कह रहे हैं वही, जो आप लोग जानकारी दे रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। आपके टीवी चैनल ने बोला है, तो मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों। अच्छा, आपके सीएम फेस कौन होंगे आप बता दीजिए। सुनील शर्मा, बात को ये कच्चा चिट्ठा आपका, आपने कोई समय से ज्यादा क्या बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए सुनील जी और राखी जी, हरीश मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कुल मिलाकर के। लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर के, जब चुनावी मूड में पार्टियां हैं, अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं, तो जनता के बीच में जब पार्टियां जाएंगी, क्या वो उतने मुखर तरीके से अपने मुद्दे जनता तक पहुंचा पाएंगी और जनता का सपोर्ट उन्हें मिल पाएगा? ये 2023 में सभी पार्टियों को साबित करना होगा। नमस्कार।